अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। किचन गार्डनिंग विल आंसर सीरीज़ की 5वीं वीडियो। आज है 15 मार्च 2023। 5 सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूं। पहला सवाल, हमारे गमलों में पौधों के साथ बहुत सारे मशरूम्स लग जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो मैं बता दूं, मशरूम कोई अलग चीज़ नहीं है। मशरूम भी तब से हैं जब से ये दुनिया बनी है। मशरूम फंगाई की एक टाइप है, फंगस की एक किस्म है। अगर ये मशरूम ना हो या फिर ये फंगस ना हो तो दुनिया का निज़ाम ही रुक जाएगा। आपके नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा कर दूं, जो पौधे एक दूसरे को खुराक देते हैं, जैसे हम इंसान एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, इंसान अपने लेवल के हिसाब से जैसे भी एक दूसरे से बातें करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पौधे भी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और उनके बीच में जो मैसेज डिलीवर करने वाला होता है, मैसेंजर जिसको कहते हैं, वो फंगाई होता है, फंगस होता है। फंगस फूड को एक से दूसरी जगह पर डिलीवर करने में मददगार साबित होता है। ये साइंस से भी प्रूव हो चुका है। और जो मशरूम है ये हर जगह पर, हर मिट्टी में मौजूद होता है। बस उसको क्या चाहिए? एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए, आइडियल नमी चाहिए। जब नमी और टेम्परेचर आइडियल उसको मिल जाता है तो वो फंगस एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर वो छतरियाँ बनाने लगता है। कभी आपने नोट किया होगा कि ये ऐसी जगह पर भी उग जाते हैं जहाँ पर हमारा गुमान भी नहीं होता, ना हमने कोई ऐसा पौधा लगाया, ना कोई ऐसा बीज डाला, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये पौधे उग जाते हैं, क्योंकि ये कुदरत ने हर जगह पर रखा है। फंगस के बगैर हम अधूरे हैं। कुछ अच्छे फंगस भी होते हैं, कुछ बुरे फंगस भी होते हैं। तो ये मशरूम अच्छे फंगस में से है। कभी आपने ये भी नोट किया होगा, जब इसकी जड़ों को निकाला जाए तो थ्रेड्स की तरह के, धागे की तरह की इसकी बारीक बारीक सी जड़ें होती हैं। समटाइम तो इतनी बारीक होती हैं हमें आंख से देखने पर नज़र नहीं आती, हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब हमें चलता है पता कि इसकी जड़ों का कितना दूर तक जाल फैला हुआ है। कई किलोमीटर्स तक इसका जाल फैल सकता है। तो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, ये एक दूसरे को टेस्ट भी किया गया इनके ऊपर कि एक पौधे को खाद दी गई और दूसरे पौधे को खाद ना दी गई, और उन पौधों के बीच में काफ़ी दूरी भी थी। मतलब मान लीजिए 100 मीटर का फासला था दोनों पौधों के बीच में, और एक को वो खाद दी गई लेकिन उसके वही एलिमेंट्स दूसरे पौधे में भी पाए गए। जब उसको टेस्ट किया गया तो रिसर्च शुरू हो गई कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर पता चला कि फंगाई की मदद से हुआ है। फंगस की जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं, एक दूसरे का मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। तो मैसेंजर का काम भी करती है ये, और डिलीवरी मैन का काम भी करती है ये। इसलिए इस फंगस को बुरा नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये एक्टिव कैसे होते हैं? आपने उगाया नहीं था, जब आपने पानी ज़्यादा दिया अपने पौधों में, और नमी भी बरसाती मौसम जैसे होता है ना, इन्वायरमेंट, हवा में भी काफ़ी नमी रहती है, तो ऐसा मौसम जब बन जाता है तो तब वो उगना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, खुश्क मौसम होता है, वो वैसे ही एकदम से नीचे गिर जाते हैं और वो मुरझा जाते हैं। लेकिन वो मरते नहीं है जनाब, फंगस कभी नहीं मरेगा। जब तक ये दुनिया कायम है, फंगस का साथ और बैक्टीरिया का साथ भी हमारे साथ है। तो ये फंगस खतरनाक चीज़ नहीं है। होपफुली आपको डिटेल के साथ इसका आंसर मिल चुका। सवाल नंबर 2। आज की वैसे वीडियो में सवाल काफ़ी मज़ेदार आ रहे हैं, जिसके जवाब देने में भी अच्छा लग रहा है, और जब आप उसको सुनेंगे तो आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा। देखिए, पूछा गया बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं और कौन से वेस्ट से आसानी से लिक्विड एनपीके फर्टिलाइज़र बन सकता है, एंड इसका इस्तेमाल भी बता दें। बहुत अच्छा सवाल है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। और आज की वीडियो में, इस सेशन में ऐसी रेसिपी आपको बताने वाला हूं कि मैंने आज तक तकरीबन 10 से 12 साल हो गए मुझे, फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर इसका आंसर आपको मिलने वाला है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर शेयर नहीं किया हुआ है। देखिए जनाब, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील असल में है क्या चीज़? केले के छिलके हैं ना, लेकिन केले के छिलकों के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि जिस पौधे को पोटेशियम की कमी होगी, पोटेशियम किन पौधों की ज़रूरत होती है? जिन्होंने ज़्यादा फल देना है या जिन पौधों ने ज़्यादा फूल देने हैं, उन पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत भी होती है। इसीलिए तो ये मेजर एलिमेंट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों मेजर बड़े एलिमेंट्स हैं। इनके बगैर गार्डनिंग नामुमकिन है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपकी गार्डनिंग हो सकती है। तो ये वैसे भी कुदरती तौर पर भी मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी इनकी क्वांटिटी पाई जाती है। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र को छोड़ दीजिए आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। बनाने का तरीका क्या है?
उसको कहते हैं FPJ। कोरियन टेक्निक है, कोरिया ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छे नतीजे उनको मिले। क्या तरीका है कोरियन फर्टिलाइज़र बनाने का? FPJ उन्होंने इसका नाम दिया है। FPJ का मतलब फर्मेंटेड प्लांट जूस है। तो प्लांट्स के पत्ते हों, किचन का वेस्ट हो, उनके अंदर से आपने उनका जूस निकालना है। सबसे आसान तरीका क्या है? जो भी आपके पास वेस्ट है किचन का, फलों के छिलके हों, सब्जियों के छिलके हों, जो भी हो आपके पास, आपने सब कुछ इकट्ठा कर लेना है। थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए बता दूं, जैसे कि पालक के पत्तों के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, आलू के छिलके के अंदर फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरह केले के छिलके के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और हरे पत्ते जितने भी हों उनके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह हर सब्जी में, हर पत्ते में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जिसकी ज़रूरत पौधे को होती है। आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। चाहे तो आप खाली पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र ही बना सकते हैं, बनाना पील को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए जितना भी आपके पास वेस्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी हैं। वो क्या है बताता हूँ। सबसे पहले आपने वेस्ट का जो छिलके हैं या सब्जियों का वेस्ट है, पत्ते हैं, जो भी है, सूखे हुए ना लीजिएगा, ताज़ा ही लीजिएगा। सारा कुछ ड्राई नहीं होने चाहिए, वो सबको लीजिए और छोटे छोटे से उसको चॉप कर लीजिए, छोटे छोटे से टुकड़ों में कर लीजिए। और उसके बाद जितना भी वेट हो उसका, वेस्ट का, उतनी ही आपने शक्कर उसके अंदर मिक्स करनी है। मतलब आधा किलो वेस्ट है तो आधा किलो ही शक्कर लेनी है, गुड़ नहीं लेना, शक्कर लेनी है। और शक्कर को उस मटेरियल के अंदर डालकर अच्छे तरीके से अपने हाथ से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में उसको किसी प्लास्टिक के जार के अंदर या शीशे की बोतल के अंदर डाल लीजिए, जिसका जार हो, जो बोतल जार टाइप हो, उसका ऊपर से मुंह खुला हुआ हो, ना कि बहुत ज़्यादा बंद, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम बनेंगे, गैसेस बनेंगी, फर्मेंटेशन शुरू होगी। तो अगर बोतल बंद होगी तो फिर ये काम कर नहीं पाएगा। तो आपने उसको मिक्स करने के बाद में जार के अंदर डाल दिया, और जार के ऊपर डालने के बाद एक और हल्की सी लेयर शक्कर की आपने उसके ऊपर डाल देनी है, ताकि ढक जाए वो मटेरियल शक्कर के साथ। और ऊपर से जार के मुंह को किसी बारीक कपड़े से बांध दीजिए, ताकि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना जा सके। बच्चों के ड्राई वाइप्स आते हैं, वो बांध दीजिए, वो सबसे अच्छा है। हवा की वेंटिलेशन भी होती रहेगी और बाहर वाला कोई भी कीड़ा या मक्खी अंदर नहीं आ पाएगी। तो आपने इस बोतल को उठाकर रख देना है अंधेरी जगह पर, कहीं पर भी रख दीजिए। फ्रिज में नहीं रखना, बेडरूम के नीचे रख दीजिए, क्योंकि जो टेम्परेचर आपके कमरे का है वो नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। तो वहाँ पर आप रख दीजिए 7 दिनों के लिए। 7 दिन के बाद आप जब निकालेंगे उसको, आप नोट करेंगे उसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स भी पैदा हो रहे होंगे, एक खट्टी खट्टी सी स्मेल आ रही होगी, फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। इसका मकसद क्या था फर्मेंटेशन का? कि जितने भी एलिमेंट्स उस फ्रूट के अंदर, उस छिलकों के अंदर या वेस्ट के अंदर थे, वो सारे के सारे शक्कर की वजह से, फर्मेंटेशन प्रोसेस होने की वजह से सब बाहर निकल आया है। अब वो लिक्विड हमने स्टोर करना है। ये एक कंप्लीट खाद आपको बता रहा हूँ अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो। अब वो वेस्ट आपने छान लेना है, जितना भी लिक्विड हो हाथ से निचोड़ लीजिए, नीचे कोई कपड़ा रख दीजिए, कपड़े में से छन छन कर कतरे किसी जगह पर आप उसको स्टोर कर लीजिए, उसको एयर टाइट करके रख लीजिए। अब जब जब ज़रूरत हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर ताज़ा पानी लीजिए, उसके अंदर 100 ml ये वाला लिक्विड ऐड कर दीजिए, या थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको आइडिया नहीं है तो 1 लीटर पानी लीजिए, या 1.5 लीटर वाली जो पानी की बोतल होती है, सोडा बोतल ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर लीजिए और 3 से 4 चम्मच उसके खाद की इसके अंदर डाल दीजिए। उसको शेक कीजिए। हर गमले के अंदर हर 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद 1-1 गिलास हर पौधे की मिट्टी में डाल दिया करें, और उसी का स्प्रे भी पौधों के पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर कर सकते हैं। आप नोट करेंगे आपके पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। जवाब थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ऐसा जवाब है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इसकी तारीफ करेंगे। सवाल नंबर 3, सर मच्छरों का हल नहीं बताया। इन्होंने काफ़ी बार सवाल पूछा है, लेकिन मैंने इग्नोर किया कि जैसे ही टाइम मिलेगा इनका जवाब वीडियो की सूरत में मैं दूंगा। ये 2 दिन से सवाल इनका मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आज इसका जवाब देता हूं। जनाब देखिए, मच्छर तो गर्मी के दिनों में आएंगे ही आपके गार्डन में। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं वहाँ पर हर कीड़ा भी होगा। ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग ऑर्गेनिक हो और वहाँ पर कोई चीज़ ना हो, लेकिन मच्छरों को मारना ज़रूरी है, नहीं तो डेंगू हो सकता है। लेकिन डेंगू काफ़ी साफ़ सुथरे माहौल में अंडे देता है और उनमें से बच्चे निकलते हैं। लेकिन गार्डन में अगर आपके पानी खड़ा रहता है तो वो चीज़ें आप हटा दीजिए जिसके अंदर पानी खड़ा हो। लेकिन फिर भी आपके गार्डन में अगर मच्छर आते हैं, अक्सर ये रात के टाइम, शाम के टाइम महसूस होते हैं हमें, जब हम गार्डन में बैठते हैं तो इधर से उधर से या कानों में घूं घूं की आवाज़ें आती हैं मच्छरों की। तो उसको ख़त्म करने के लिए जनाब केमिकल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसकी वजह से मच्छर भाग जाएं। वैसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे गोरों ने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वीडियोज़ भी हैं कि ये पौधा लगा लें, वो पौधा लगा लें। मैंने नोट करके देखा है कोई असर नहीं होता है।
वैसे न्याज़बो का जो पौधा होता है ना, जिसको बेजिल भी कहते हैं, पंजाबी में इसको न्याज़बो कहते हैं, वो वाला पौधा आप अपने गार्डन में लगाएं तो किसी हद तक कहते हैं कि मच्छरों से कंट्रोल मिल सकता है। लेकिन मैंने नोट किया है कि कोई इसका असर नहीं हुआ था मच्छरों के ऊपर। मच्छर वैसे ही रहते हैं जैसे कि पहले थे, इसलिए आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो बाज़ार में मच्छर मारने वाला केमिकल मिलता है वो अगर इस्तेमाल करेंगे उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो फिर आपके पौधों के पत्ते जल जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है, हमारी प्रोडक्ट है एक पेस्टिसाइड है, ऑल इन वन है, वो किंग पेस्ट के नाम से। वो पेस्टिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। अगर आपके गार्डन में चूंटियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, अगर आपके गार्डन में मच्छर आते हैं या फिर कीड़ों का हमला रहता है पौधों के ऊपर, इसका स्प्रे कीजिए 1 लीटर पानी के अंदर आधे टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ये वाला पाउडर डालिए, कुछ देर के लिए रख दीजिए। जब ये टोटल मिक्स हो जाए पानी के अंदर तो इसका स्प्रे पत्तों के ऊपर, नीचे, फल के ऊपर, हर जगह पर कर सकते हैं। ये ऑल इन वन बनाया है हमने कि कीड़े भी मारेगा, मतलब पेस्ट भी मारेगा, फ्लाइज भी मारेगा, मच्छर भी मारेगा और चूंटियों को भी भगाएगा। सिर्फ एक ही छोटी सी बोतल है और इसके अंदर पाउडर है। जब जब आपको ज़रूरत हो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधों पर कीड़ों के हमलों की वजह से, मच्छरों की वजह से, चूंटियों की वजह से परेशान हैं तो ये वाली प्रोडक्ट ले लीजिए, काफ़ी अच्छी रहेगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकेंगे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। सवाल नंबर 4, एलोवेरा प्लांट की गाइडलाइन भी बता दें और इसको कितना पानी देना है, उसकी केयर के लिए टिप बता दें। तो एलोवेरा का पौधा एक इंतहाई आसानी से बढ़ने वाला पौधा है, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। हमारे जज्बात, हमारी उम्मीदें इससे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही होती हैं। हम सोच रहे होते हैं कि ये पौधा लगाएंगे, 4 से 5 दिन में इसके पत्ते आने लगेंगे, 1 हफ्ते के बाद में इसका जल मोटा हो जाएगा, दूसरे हफ्ते में इसका स्लाइस काटेंगे, 3 से 4 दिन के बाद फिर से पत्ता मोटा हो जाएगा, नया पत्ता बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एलोवेरा एक सैकुलेंट फैमिली से है, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है लेकिन स्टेबल ग्रोथ रहती है। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ती। इसको बहुत कम पानी दें तो अच्छा रहता है, ज़्यादा पानी दें तो इसकी मिट्टी ज़्यादा नरम होने की वजह से, ज़्यादा गीली होने की वजह से एलोवेरा के अंदर जो जड़ें होती हैं, क्योंकि ये सैकुलेंट फैमिली से है और सैकुलेंट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इनकी जड़ों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि ये हर मौसम को बर्दाश्त कर सकें। तो हमने पानी देकर उसका मौसम ही चेंज कर दिया तो फिर पौधे की जान जल्दी ही चली जाती है, इसकी जड़ें गल जाती हैं, फिर ऊपर से पौधा भी मर जाता है। ये पेरेनियल पौधा है, मतलब पक्का पौधा है, पूरा साल ही चलता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी स्लो हो जाती है, रुकती नहीं है, स्लो हो जाती है। मान लीजिए 2 महीने में सिर्फ आधा इंच ही ये बढ़ पाता है पौधा। लेकिन जैसे ही 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू होते हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी इसकी ग्रोथ भी तेज़ होती जाएगी। ये पफ्स भी देता है। वक्त के साथ साथ इसके पफ्स को निकाल कर आप अलग जगह पर लगाएंगे तो ये पौधे बन जाते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितनी बातों में बताना आसान है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेरी ढेरों वीडियोस हैं इसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि कम से कम 30 के करीब तो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है कि आपने एलोवेरा को कैसे कामयाबी के साथ ग्रो करना है। डिब्बे के अंदर भी मैंने ग्रो करके दिखाया, गमले के अंदर भी करके दिखाया। एक ऐसा पौधा लिया जिसका मैंने नीचे से तना काट दिया, जड़ वाला एरिया अलग कर दिया, सिर्फ ऊपर वाला जो पत्तों वाला एरिया होता है उससे भी रूटिंग शुरू करवा के दिखाई। पप्स को काटना कैसे है और उसको लगाना कैसे है, पौधा बढ़ता कैसे है, ये सब कुछ डिटेल के साथ बहुत सारी वीडियोस के अंदर मौजूद है। आप चैनल के ऊपर सर्च करें तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएंगी। अगर यूट्यूब के ऊपर आप लिखते हैं मेन पेज पर जाकर एलोवेरा किचन गार्डनिंग लिखेंगे आगे तो बहुत सारी मेरी वीडियोस आ जाएंगी। आपके सब सवालों के जवाब उनमें मौजूद हैं जो अभी मैं नहीं बता पाया या मेरे जहन में नहीं थे। बाकी ये बता दिया, इसको बहुत कम पानी चाहिए। अगर आपने इसको फुल धूप में रखा है तो धूप में ही रहने दें, लेकिन जून जुलाई की धूप आपको मालूम है बहुत कड़क होती है। इसके पत्तों के अंदर से जो जेल है वो कम होने लगता है, पत्ते इसके सिकुड़ने लगते हैं। इसलिए अगर इसको परमानेंट शेडी एरिया में रखेंगे तो 12 महीने एक जैसी ही ग्रोथ रहेगी। इनके पत्तों का साइज़ भी थोड़ा चौड़ा हो जाएगा और इनके स्लाइसेस मोटे भी हो जाएंगे, उनके अंदर जेल भी भरा जाएगा। लेकिन ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जेल कम होगा, कम पानी देंगे इसका जेल ज़्यादा होगा। ये भी एक लॉजिक है, क्योंकि कम पानी देने की वजह से इसकी जड़ें बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही होती हैं। अगर ज़्यादा इसको पानी मिल जाएगा जड़ों को तो ये ढीली पड़ जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, मिट्टी में से पानी को लेकर पौधे के ऊपर तक फ्लो को पहुंचा नहीं पाएंगी। इस वजह से पौधा आपका स्ट्रेस में चला जाएगा। जैसे हम इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा लें तो हमें नींद आने लगती है, हमें सुस्ती चढ़ जाती है, काम करने को दिल नहीं चाहता, हमारा दिमाग भी काफ़ी एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी भी काफ़ी एक्टिव रहती है, काम करने को दिल भी चाहता है। तो यही हिसाब एलोवेरा का भी है। सवाल नंबर 5, मोरिंगा की कलम लगाई वो कलम ही रहती है।
इसका कोई हल बता दें, वो बढ़ती भी नहीं है। तो जनाब अगर आप मोरिंगा की कलम लगाएंगे तो 50% चांस होगा कि वो चल जाए, 50% चांस होगा कि वो ना चले। सबसे आसान तरीका तो इसका बीज से होता है। अगर आप बीज इसके डालते हैं मिट्टी में तो तकरीबन सीज़न में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने तक इसकी तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ही स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, बीज उगना शुरू हो जाता है। अगर आप कलम लगाना चाहते हैं तो फिर आप मार्च के महीने में लगाइएगा। आजकल मार्च का महीना है, आजकल जाइए जहाँ पर आपको मोरिंगा का पौधा दिखता है, उसकी नई शाख आपने लेनी है। जो नया पत्ता आगे से टहनी को निकल रहा होगा उस टहनी को आपने लेना है। तो और टहनी भी आपने सिर्फ 3 या 4 इंच लंबी लेनी है। अगर आप 6 इंच लंबी ले लेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सिर्फ 3 से 4 इंच अप शूट वाली नई टहनी की ग्रोथ जो बढ़ रही होगी उसको 3 इंच काट दीजिए और उसके नीचे वाले सारे पत्ते निकाल दें, काट दें। ऊपर वाला जो नई शूट नए पत्ते निकल रहे हैं सिर्फ वो 2-4 पत्ते छोड़ दीजिए। नीचे पूरी टहनी को एम्प्टी कर दीजिए और उसको लगा दीजिए मिट्टी के अंदर, रख दीजिए शेडी एरिया में। तो आप नोट करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ रूट्स डिवेलप होना शुरू हो जाएंगी। बता दूं, इसकी कलम या गुलाब की कलम लगाने के लिए बिल्कुल नई मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है। बालू मिट्टी इस्तेमाल करनी है जो कि नर्सरी से मिलती है। उसके अंदर कोई खाद मिक्स नहीं करनी, ना आपने अपने पुराने गमले की मिट्टी इस्तेमाल करनी है इसकी कलम लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती है। थोड़ी सी भी मिट्टी के अंदर हीट मिली या फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से ये कलम ही सूख जाएगी, काली पड़ जाएगी गुलाब की तरह। तो इसलिए अच्छा तो यही है कि बीज लगाइए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हमारे द्रास स्टोर पर आइए, वहाँ पर बीज हैं इसके मोरिंगा एलोवेरा के, बहुत अच्छे हैं, आप लगाइए। बहुत पत्ते आपको मिलेंगे मोरिंगा के। मैंने खुद लगाए हुए थे गमलों के अंदर और उसके 1 साल मैंने पत्ते भी खाए हैं। फिर मैंने फार्म हाउस में ज़मीन में लगा दिए हैं। अब माशाल्लाह वो पौधे तकरीबन 15 से 20 फुट लंबे हो गए हैं और उनका तना इतना मोटा हो गया कि मेरे हाथ के डाया के बराबर हो गया उसका तना, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो कलम लगा सकते हैं, अगर चल गई ठीक है, अगर नहीं चलती तो हमारे द्रास स्टोर से आइए, ऑनलाइन आप मोरिंगा के बीज मंगवा लीजिए, लगाइए। आजकल सीज़न है तो काफ़ी अच्छे पत्ते भी देंगे आपको वो, और आप उसके पत्तों का पाउडर खाइए। आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपको प्रोटीन भी मिलते रहेंगे, कैल्शियम भी मिलता रहेगा। सब कुछ आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है सुपर फूड की वो सब उन पत्तों के अंदर मौजूद है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर 5 सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए। अगर मुझे लगा कि उस सवाल के ऊपर वीडियो होनी चाहिए ताकि सभी को उसका फ़ायदा हो सके तो मैं उसको नोट करके अपने पास स्टोर कर लेता हूँ, और पहले जिनके सवाल मैंने नोट किए हुए हैं पहले उसके ऊपर वीडियो बनती है और उसके बाद में आपका सवाल भी आ सकता है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे सवालों को नहीं ला सकता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आजकल लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, वो चाहते हैं कि छोटी सी वीडियो हो, थंबनेल के ऊपर ही हम पढ़ लें कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या बातें हैं, वो फटाफट से हम रीड कर लेते हैं थंबनेल के ऊपर ही। अगर हमारे मतलब का उसके अंदर सवाल होगा, बात होगी तो हम उस वीडियो को प्ले कर लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, सबका टाइम बचना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। काम इतने सारे हैं और टाइम हमारा कम होता चला जा रहा है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ होती जा रही है जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए ज़माना आगे नहीं जा रहा है बल्कि ख़त्म होने वाला है।